Hello everybody and welcome to this video. Guys, my name is Dikshant and I teach anthropology optional. इस वीडियो के अंदर मैं पिछले 5 साल का ट्रेंड एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं. So this video is going to be very valuable if you are a beginner, if you want to prepare anthropology option from scratch. तो आपको पता चलेगा कौन से एरियाज कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, किन एरियाज पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए. अगर आप एक सीजन्ड प्लेयर हैं, ऑलरेडी यू हैव प्रिपेयर्ड, यू हैव कंप्लीटेड द सिलेबस, ये वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी बिकॉज इफ यू आर प्लानिंग टू appear in 26, 27, you will be able to understand the key areas from where questions can be asked in your examination. So without wasting any time, let us begin. I want to cover 3 specific areas which I have highlighted here. एक तो मैं बात करने वाला हूँ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कौन से एरियाज पे से कितने ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि पता चले कौन सा एरियाज कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सेकेंड इज ट्रेंड एनालिसिस. पिछले 5 साल के डेटा को देखकर वील ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस एरिया में से किस तरीके से यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करी है, कौन से एरियाज को बिल्कुल अनटच्ड रखा है और कौन से एरियाज के ऊपर ज्यादा फोकस किया. एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट वील आल्सो ट्राई टू प्रिडिक्ट व्हाट कैन कम इन द कमिंग ईयर्स लाइक 26, 27, 28 में किस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है. हालांकि वी ऑलरेडी नो दैट guessing or predicting UPSC has never been a good choice, but we'll try our best to understand what UPSC can do here. So watch this video till the end and I hope you like it. And if you like it, the PDF that I'm going to use here, the PDF will be shared on my Telegram channel, which you can see here. It's Anthropology by Dikshant. So just quickly, you can go to the Telegram and just टाइप दिस एंथ्रोपोलॉजी बाय दीक्षांत एंड यू कैन ज्वाइन माय चैनल. वहाँ पर आपको बहुत सारा एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा. सो इट विल हेल्प योर प्रिपरेशन जर्नी एंड इट विल add lot of value to your preparation. So without wasting any time, पहले I expect that whoever is watching this video, they understand the syllabus of anthropology. So बहुत बेसिक लेवल पे आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है. पेपर 1 के अंदर इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, उसके बाद सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का पोर्शन होता है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पोर्शन होता है और आर्कियोलॉजी का पोर्शन होता है. दिस इज एंटायरली पेपर 1. Whereas paper 2, it will have introduction to Indian anthropology, then it will have specifically Indian thinkers, Indian researchers who have worked under anthropology field. उसके अलावा then there is tribal anthropology, there is Indian anthropology and Indian archaeology portion. तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि सिलेबस बटा किस तरह से हुआ है, सिलेबस के अंदर पेपर 1 क्या है, पेपर 2 क्या है. इफ यू अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम हियर, now you'll understand how this discussion can help you. If you look at paper 1, now we are now discussing only paper 1 at this point. Paper 1, if you look at from 2020 to 2024, that is exact 5 years, previous 5 years, if you look at the areas from where UPSC has asked question, this is the marks distribution. Now, I want you to understand that I have specifically looked at certain themes. So if you look at a theme, anthropological theories can be one theme. मतलब एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज प्लस द थिंकर्स पार्ट. अगर आप उस पर्टिकुलर पोर्शन को कंबाइन करके देखें और पिछले 5 साल का एनालिसिस करें, दिस इज व्हाट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज from last 5 years. So essentially it is somewhere close to 85 marks in 2024, 80 marks in 23 and subsequently you can see 70, 60 and 65. तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पेपर 1 का एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज है विच इज एसेंशियली यूनिट 6.0, उसके अंदर जो थिंकर्स हैं, उन थिंकर्स के साथ साथ जो थ्योरीज हैं, कौन कौन से थिंकर ने किस थ्योरी में क्या कंट्रीब्यूशन दिया, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. आई विल शो यू सम ऑफ द क्वेश्चंस इन द कमिंग स्लाइड्स आल्सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड. तो ये एरिया हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया बनता है. एनीबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एंथ्रोपोलॉजी, पेपर 1 में थ्योरीज पार्ट हैज टू बी योर आई थिंक द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ पेपर 1, राइट. देन इफ यू लुक एट ह्यूमन एवोल्यूशन, जो कि थोड़ा बहुत आर्कियोलॉजी से मिल जाता है, थोड़ा बहुत वो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पोर्शन होता है, बट अगर हम ह्यूमन एवोल्यूशन को एक थीम की तरह देखें तो ह्यूमन एवोल्यूशन के सराउंडिंग क्वेश्चंस में से भी आपको अच्छी खासी कंट्रीब्यूशन देखने को मिलती है. बारिंग ओनली 1 ईयर विच इज 2022, आपको रेगुलरली 70 to 75 मार्क्स की कंट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर पोर्शन में से देखने को मिलती है. सो एंथ्रोपोलॉजी के लिए तो वैसे ही मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट इट इज ओनली अबाउट एवोल्यूशन, but it is one part of the entire syllabus, but that part itself is very important for you. So ये आपको पता होना चाहिए. Accordingly you have to put your energy and your sweat in this particular area. Research methodology एक बहुत छोटा सा यूनिट है, वैसे तो बहुत बड़ा यूनिट नहीं है. 8.0 यूनिट के अंदर आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं या सिलेबस देखने को मिलता है. The unit itself does not seem very difficult, or and some people think that since it is not difficult, it should not be very important also. But this is where the
check is, right? If you look at this particular area which is a low hanging fruit, minimum effort के साथ बहुत ज़्यादा नंबर आप ले सकते हो, 65 मार्क्स, 60 मार्क्स, 55। अब इसमें क्लियरली मैंने बोला था कि वी आर गोइंग टू लुक एट द ट्रेंड, सो द ट्रेंड हेयर सीम्स टू बी इंक्रीजिंग। एंड अगर आप रिसर्च मेथड्स और फील्ड वर्क के रिलेटेड क्वेश्चंस को देखो तो आपको यहाँ पर इंक्रीजिंग नंबर दिख रहा है ईयर ऑन ईयर, राइट? तो ये पोर्शन इज एन emerging portion, so your effort has to be accordingly there, right? उस अकॉर्डिंगली आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी या फिर इसको फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी लिख लो, और इसके साथ साथ जेनेटिक्स का जो पोर्शन है, जो एसेंशियली हम बोलते हैं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पोर्शन है, उसके अंदर भी आपको सिमिलर ट्रेंड देखने को मिल रहा है। द मार्क्स, द नंबर ऑफ द मार्क्स हैव बीन इंक्रीजिंग कंसिडरेबली। तो यहाँ पर आपको ये आइडिया हो रहा है कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी से क्वेश्चंस बन रहे हैं, एंड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ही आ रहे हैं। आई शो यू सम ऑफ द क्वेश्चंस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, बट दिस इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट द कंट्रीब्यूशन इज इंक्रीजिंग। नाउ यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन से डील करना चाहता हूँ। देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु फील कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी इज अनबिलीवेबली डिफिकल्ट, राइट? पीपल थिंक दैट फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी इज बायोलॉजी, राइट? लेट मी क्लियर दिस here and now. If you are somebody who is a beginner in anthropology and you are preparing to take this as an optional subject and you have seen a lot of toppers scoring good marks, आपको लग रहा होगा कि 300 मार्क्स यहाँ पर स्कोर करे जा सकते हैं, तो ये एक ऐसा एरिया है जो एक्चुअली में मार्क्स देने वाला एरिया है। क्यों? उसका कारण क्या है? वाई दिस पर्टिकुलर एरिया, आई ऑलवेज से कि बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल एरिया है, आरओआई बहुत हाई है। नंबर वन, साइंटिफिक टॉपिक है, राइट? साइंटिफिक टॉपिक के अंदर जो भी चीजें हैं वो स्टैटिक नेचर की हैं, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू चेंज। देर आर इश्यूज, देर आर सो टू से प्रॉब्लम्स इन द ह्यूमन बॉडी विच यू शुड अंडरस्टैंड, ये आपको वैसे भी पता होनी चाहिए। और अगर आपको वैसे नहीं पता करने का मन, तो आपने जीएस के साइंस एंड टेक में तो वैसे भी कवर करनी ही थी। तो दिस इज अ क्लियर ओवरलैप विद जीएस। तो इस पोर्शन को अगर आप करते हो तो 70 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन आपको 2024 में दिख रहा है। नाउ इन इन डिस्ट्रीब्यूशन को देखकर ये मत सोचना कि सर ये तो 250 नंबर से ज्यादा का बन रहा है। यहाँ पर टोटल मार्क्स हैं, यू ऑलवेज गेट अ you know an option to choose which questions you want to you know which questions you want to work on, which you want to leave। तो जो क्वेश्चंस आप चूज करते हो आपको वही अटेम्प्ट करने होंगे, बट ये ओवरऑल मार्क्स हैं, राइट? सो दिस इज नॉट 250, दिस इज मोर देन दैट, राइट? सो इफ यू लुक एट दैट नाउ, सोशियो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, जो कि हम सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का पोर्शन बोलते हैं, जहां पर हम बोलते हैं कि सोशियोलॉजी के साथ लिंक आ जाता है, सोसाइटी के साथ लिंक आ जाता है, सोशल इश्यूज जो आपका जीएस का सब्जेक्ट है उसके साथ लिंक आ जाता है, वहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन देखिए आप, राइट? 55 एवरेज मार्क्स रहे हैं, 55-40 के बीच में रेंज करता है, और रेगुलरली इसी फिगर के ऊपर है, कोई ऐसा एक्सपोनेंशियल इंक्रीज नहीं है, कोई डिक्रीज नहीं है। इंडियन प्री हिस्ट्री आर्कियोलॉजी 55, 50, 60, 55, 60, इट इज अ साइनोसाइडल वेव बट रेंजेस बिटवीन 50 टू 55, राइट? मतलब ये आना ही आना है पोर्शन। अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि मैं इंडियन आर्कियोलॉजी या फिर आर्कियोलॉजी पोर्शन छोड़ के चला जाता हूं, तो फिर वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको ये मार्क्स क्रैक आप कर पाएंगे। पॉपुलेशन रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, डिजीज रिलेटेड, हालांकि इसको हम पढ़ते तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में है, बट आई हैव मेड दिस एज अ थीम, डिफरेंट थीम। अगर पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस, हेल्थ बेस्ड या डिजीज बेस्ड क्वेश्चंस देखें, तो अब इनमें भी आपको 35 टू 45 a little bit of variation can be seen in this area, right? Language and communication 7.0, if I'm not wrong, 7.0, there is a small unit, उस यूनिट के अंदर लैंग्वेज और कम्युनिकेशन से रिलेटेड सिलेबस आपको मिलता है, एंड यू कैन सी द कंट्रीब्यूशन हैज ऑलवेज बीन 10-15 10-15। तो एक क्वेश्चन आपको करना होता है, और उस एक क्वेश्चन के अंदर के लिए आपको कितना एफर्ट लगाना है, नाउ यू अंडरस्टैंड, राइट? सो दिस इज अबाउट पेपर वन। इससे ही आपको पता चल गया कि पेपर वन में किस टॉपिक के ऊपर कितना ध्यान देना है, कैसे उसको करना है। अब now if you look at here, what I've done is the same themes that we identified in the previous slide, now we are looking at which themes are recurring, जो हर साल पूछे जा ही रहे हैं, राइट? और कौन से थीम्स रिसेंटली इंक्रीज हो रहे हैं। इफ यू लुक एट दैट, आपको क्लियरली पता चल रहा है कि मोस्ट ऑफ द थीम्स, कंटेम्प्रेरी इश्यूज अब ज्यादा बढ़ गए, पहले कंटेम्प्रेरी इश्यूज कम थे, अब रिसेंट टाइम्स में दे हैव बीन इंक्रीजिंग। इसके अलावा क्लासिकल थ्योरीज और थिंकर्स पहले भी थी, आज भी थी, नथिंग न्यू। ह्यूमन एवोल्यूशन पहले भी पूछते थे, अब भी पूछते हैं। प्री हिस्ट्री आर्कियोलॉजी पोर्शन पहले भी पूछते थे, बट अब धीरे धीरे इंक्रीज करना चाह रहे हैं। इंक्रीज कर रहे हैं तो मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं? इंडियन साइट्स के बारे में स्पेसिफिक चीजें पूछ रहे हैं, थोड़ा सा डीपर कॉन्टेक्स्ट की नॉलेज आपसे मांग रहे हैं। तो अब आपको पता है कि आपको इंडियन आर्कियोलॉजी पोर्शन में हल्का सा एक लेवल नीचे तक का एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर, इफ यू लुक एट दीज टू थिंग्स,
you will find out that now they are asking questions with more depth. क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में बात ज़्यादा कर रहे हैं और नए-नए चैलेंजेस कौन से फेस करते हैं लोग जाकर या रिसर्चर्स जाकर फील्ड वर्क के अंदर क्या चैलेंजेस फेस करते हैं लोग, उनके ऊपर ज़्यादा चीज़ें पूछी जा रही हैं। सो सिमिलरली दिस एंटायर टेबल दैट हैज़ बीन गिवन हियर यू कैन हैव अ लुक, राइट? इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ कि ये पोर्शन है जो मैं आपको स्पेसिफिकली थोड़ा-सा समझाना चाहता हूँ, सो दैट यू कैन लुक एट दिस पीडीएफ इन योर फ्री टाइम। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल। आपको टेलीग्राम चैनल यहाँ पे दिख ही रहा है मेरा, एंथ्रोपोलॉजी बाय दीक्षांत। यहाँ पर जाना और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। एंड नाउ यू कैन सिंपली सी कि इफ यू लुक एट एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी एंड थिंकर्स, पिछले 5 साल में इस पर्टिकुलर पोर्शन से कौन से एरियाज के क्वेश्चन आए हैं वो आपको यहाँ पर लिखे हुए साफ-साफ दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन सी कि 2024 के अंदर हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म के ऊपर क्वेश्चन आया, मतलब फ्रांस बॉयस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, रूथ बेनेडिक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, लेवी स्ट्रॉस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर पोस्ट मॉडर्निज्म जे डरीडा के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के ऊपर बात हुई, अथॉरिटी ऑफ फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात हुई। तो स्पेसिफिकली नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी बट समहाउ डिराइव्ड फ्रॉम देयर, राइट? तो फंक्शनलिज्म से लिंक किया, कभी उसको स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म से लिंक किया और उसको यहाँ पर पूछने की कोशिश करी गई। इफ यू लुक एट 2023 आपको कुछ नई चीजें मिलेंगी। क्लिफर्ड गिट्स का नाम यहाँ पर आ जाएगा। आपको नेशनल कैरेक्टर में पता है किसका नाम आना चाहिए? आई होप यू नो दैट दिस इज अ फूड फॉर थॉट। बता दो किसका नाम आएगा, राइट? तो विलियम ऑगबर्न का यहाँ पर नाम आया, अर्जुन अप्पादुराई। सो यू कैन सी दैट नाउ दे आर गेटिंग डीपर इनटू थिंकर्स व्हिच आर कंटेम्पररी थिंकर्स। तो यहाँ पर वो पोर्शन आपको देखना पड़ेगा। कुलारिंग इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक किया कि कैसे इकोनॉमिकली ये पर्टिकुलर सिस्टम जो है वो चलता है, राइट? किसने उसको स्टडी किया, किस तरीके से सिस्टम काम करता है। तो थिंकर्स की जब बात होती है यहाँ पर बात हुई। कल्चरल रिलेटिविज्म और एथनोसेंट्रिज्म की बात हुई। बहुत बेसिक सी चीज़ है, फ्रेंच बॉयज के कॉन्टेक्स्ट में हम बहुत रेगुलरली इस चीज़ को पढ़ते हैं, उसके बारे में बात करी गई। रैटक्लिफ ब्राउन, राइट, स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म को पूछा गया स्टेटस, रोल एंड इंस्टीट्यूशन के लहजे से, राइट? तो इफ यू कैन सी आपको 2022, 23, 24 में कौन-कौन से थिंकर्स को टच किया गया है, आपको यहाँ से आइडिया हो रहा है कि शायद अब 2025 का जो पेपर होगा मेंस का या 2026 का या 27 का, कौन से एरियाज के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म 2024 में भी पूछ लिया। हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म आपको 2021 में भी दिखेगा और आई थिंक समवेयर एल्स आल्सो फ्रांस बॉयज विल बी देयर। नॉट एबल टू फाइंड इट हियर बट इफ आई लुक एट द एग्जैक्ट डिटेल्ड क्वेश्चंस आपको फ्रांस बॉयज का जिक्र वहां पर भी एक दो बार दिखेगा। तो कुछ थिंकर्स आपके ऐसे हैं जैसे कि फ्रांस बॉयस है, रैटक्लिफ ब्राउन है, जैसे कि मेलिनोस्की हैं, जैसे कि स्मिथ पेरी हैं। तो उन लोगों के आपको क्लिफर्ड गिट्स हैं फॉर दैट मैटर। इसके अलावा आपको रूथ बेनेडिक्ट आपको मिलेंगी बार बार, मार्गरेट मीड आपको बहुत बार मिलेंगी। तो ये कुछ ऐसे थिंकर्स हैं जिनको अगर आप प्रीवियस ईयर एग्जाम्स देखेंगे तो आप बिना इनको प्रिपेयर करे तैयार हो ही नहीं सकते। मतलब यू कैन नॉट बी कॉन्फिडेंट इफ यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड दीज थिंकर्स। सो आई वांट यू टू गो थ्रू दीज एंटायर डिटेल्स, राइट? अब आप इसी चीज को फॉसिल्स के अंदर भी देखें, आप रिसर्च मेथड्स के अंदर भी देखें, एंड आई हैव गिवन फर्दर मोर एरियाज ऑल्सो दैट यू कैन लुक एट। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जेनेटिक्स, सोशो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, पूरा एक बार एनालिसिस करें कि कौन से एरियाज में पिछले 5 साल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, so that you can be well prepared for the next coming years, राइट? एज आई सेड द पीडीएफ इज रेडिली अवेलेबल। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इट इज़ वेरी सिंपल टू फाइंड। एंथ्रोपोलॉजी बाय दीक्षांत पे जाना और आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जस्ट गो टू द फाइल सेक्शन एंड देन यू विल बी एबल टू फाइंड इट। नॉट गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम। देन कमिंग टू पेपर 2, अगर हम पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 इज रिलेटिवली इंडियन ओरिएंटेड। नाउ इंडिया ओरिएंटेड पेपर 2 है, तो अब आपने ऐसा नहीं करना पहली बात तो कि पेपर 2 में अगर आप कुछ लिख रहे हैं या कोई आंसर कर रहे हैं तो आपने स्पेसिफिकली उसको पेपर 2 के नजरिए से ही लिखा। सो जहां पर भी मौका मिलेगा वी विल ट्राई टू इंटीग्रेट पेपर 1 एंड पेपर 2 एंड देन राइट अ क्वेश्चन। चाहे पेपर 1 का क्वेश्चन हो वहां पर पेपर 2 लेकर आना है, पेपर 2 का क्वेश्चन हो वहां पर पेपर 1 लेकर आना है। बट अगर स्पेसिफिकली पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में कौन से एरियाज हैं और उनकी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन का है। नाउ लेट अस क्विकली लुक एट दिस ट्राइबल इश्यूज। देखो मैंने पहले ही बताया था कि पेपर 2 के अंदर मेजरली 3 चीजें हैं। एक तो है इंट्रो टू इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, दिस इज नंबर 1। नंबर 2 इज स्पेसिफिकली ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी। नंबर 3 इज इंडियन एंथ्रोपोलॉजी जहां पे विलेज स्टडीज की ज्यादा थोड़ी सी बात हो जाती है। नंबर 4 इज इंडियन आर्कियोलॉजी पोर्शन। दीज आर द 4 एरियाज अंडर पेपर 2। ना उसमें से अगर हम थीम्स आइडेंटिफाई करें, ट्राइबल इश्यूज सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं,
राइट? व्हाई डू आई कंसिडर दिस वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि आप पिछले 5 साल क्या पिछले 10 साल के पेपर्स भी उठा के देखोगे तो आपको हर साल पेपर 2 में क्वेश्चंस इन इश्यूज़ के अराउंड ही मिलेंगे। ट्राइबल इश्यूज़ हैं कौन-कौन से? लैंड एलियनेशन का इश्यू है, पॉवर्टी का इश्यू है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू है, सोशो इकोनॉमिक और प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड इश्यूज़ हैं। यही 4-5 इश्यूज़ हैं इनके। राइट? तो ट्राइबल्स के जो ये 4-5 इश्यूज़ हैं, उनको डेप्थ में कवर करना है। यू शुड हैव डेटा विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, यू शुड बी अवेयर सरदार सरोवर डैम के कारण कितने लोग डिस्प्लेस हुए, कोयल कारो प्रोजेक्ट के कारण कितने लोग डिस्प्लेस हुए, पोलावरम प्रोजेक्ट के कारण कितने लोग डिस्प्लेस हुए और उसका इम्पैक्ट सोशो इकोनॉमिकली इन लोगों के ऊपर किस-किस तरीके से पड़ा। राइट? हाउ डिड इट अफेक्ट देयर एम्प्लॉयमेंट? हाउ डिड इट अफेक्ट देयर कल्चर? हाउ डिड इट अफेक्ट देयर हेल्थ? हाउ डिड इट मेक देम इंडेटेड? राइट? तो ये इंडेटनेस, पॉवर्टी, ये सारे इश्यूज को आपने कवर करना है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पेपर 2। ये तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एंड इफ यू लुक एट अदर एरियाज, आपको इतनी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिखेगी ही नहीं किसी और की। तो ये तो बहुत क्लियर हो गया। पेपर 2 इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। कास्ट डायनामिक्स, सोशल चेंज, इंडियन पर्सपेक्टिव में फ्यूचर ऑफ कास्ट सिस्टम। राइट? किस तरह से कास्ट सिस्टम चल रही है, डोमिनेंट कास्ट कैसे होती है, डोमिनेंट कास्ट के कारण इश्यूज क्या हैं। राइट? करंट इश्यूज में अगर हम कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की बात कर लें या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की बात कर लें या फिर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की बात कर लें, तो उन सारे एरियाज को टच करते हैं जो रिसेंट हम क्वेश्चंस देख रहे हैं। एंड इफ यू लुक एट द कंट्रीब्यूशन, इट हैज बीन स्टैटिक। मतलब ये स्टैटिक सा रहा है, हर साल पूछा गया है। तो ये आपको पता चल गया मेरी बातों से ही। मैंने आपको 8-10 एरियाज़ बताए हैं काम करने के। इन एरियाज़ पे बहुत अच्छे से काम करोगे, आपको बहुत ईज़िली यहाँ से आप मार्क्स निकाल सकते हो। इंडियन एथनो आर्कियोलॉजी प्री हिस्ट्री, मतलब जो इंडियन आर्कियोलॉजी पोर्शन है, ये भी आपको सिमिलर सा दिखेगा कि रेगुलरली पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस इसका नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें इन डेप्थ नहीं पढ़ना पड़ता, बट देन देयर आर सम साइट्स व्हिच हैव टू बी डन, और वो साइट्स आप एएमसी के लिए भी पढ़ते हो। तो इन दैट केस दिस इज अ डायरेक्ट ओवरलैप विद एएमसी। तो एंशिएंट मिडीवल कल्चर में जो आप कल्चर पार्ट पढ़ते हो, जो आप एंशिएंट सिटीज़ की बात करते हो, या फिर अब वो हड़प्पन सिविलाइजेशन ही हो, उसका ओरिजिन क्या था, उसका डिक्लाइन क्या था, उसकी थ्योरीज। राइट? तो उन सब चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से कवर करना है, और जो भी फॉसिल्स हैं, जो इंडियन फॉसिल्स हैं, उनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे डायरेक्ट मार्क्स आपको मिलेंगे। इंडिया के अंदर रिलीजन, इंडिया के अंदर प्लुरलिज्म और आइडेंटिटी को लेकर सवाल रेगुलरली पूछे जा रहे हैं। कभी-कभी 40 मार्क्स तक का आ जाता है, कभी-कभी 30 मार्क्स का, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, बट एरिया ऐसा है जो आपको मार्क्स बटोर के देगा। तो रिलीजन वाला पोर्शन स्पेसिफिकली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि इंडिया एक रिलीजियस कंट्री है, मल्टीपल रिलीजन्स आर देयर, तो प्लुरलिज्म का कॉन्सेप्ट जुड़ जाता है रिलीजन के साथ, और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बट आप जीएस के अंदर जब सोशल इश्यूज पढ़ते हो, तो सोशल इश्यूज के अंदर भी आप ये एरियाज को कवर करते हो। तो ये एरिया भी जीएस के साथ ओवरलैप आता है, और बहुत अच्छे से आप इसको आंसर कर सकते हो। डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज, ग्लोबलाइजेशन रिलेटेड इश्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, गवर्नेंस, फिर इंडियन थिंकर्स। इंडियन थिंकर्स पे हर साल आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। एंड जितने मैंने 5-6 साल के क्वेश्चन देखे, आई विल शो द एरियाज ऑल्सो। यहाँ पर अगर मैं आपको एरिया शो ही कर दूं, सो दीज आर सम ऑफ द नेम्स। सो इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर पोर्शन, आप 2024 का नहीं देख पाओगे, बट देखो, पहले जीएस घुरे का पूछ लिया, फिर एमएन श्रीनिवास, एलपी विद्यार्थी का पूछ लिया, इरावती करपे, एससी दुबे, एचएच रिसले, एससी रॉय, एनके बोस, केएस सिंह, वीएन मिश्रा। आई हैव गिवन यू द इंटायर लिस्ट ऑफ नेम्स फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। तो आपको ये सारे तो करने ही करने हैं। इसके अलावा अब दे आर गोइंग टू एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर एरिया, जीएस घुरे पिछले 5 साल में एक बार भी नहीं आया, सीधा 2023 में आया, मतलब रिपीटेशन इसमें कम है। एमएन श्रीनिवास पिछले 5 साल में एक ही बार पूछा, और वो 2023 में, उसके ना पहले पूछा ना उसके बाद में पूछा। अगर आप एससी दुबे या इरावती कर्वे देख लें, इरावती कर्वे ना इससे पहले आए ना इसके बाद में, मतलब रेपिटेशन बहुत कम है। अच्छे से कवर करना पड़ेगा, कोई भी पूछा जा सकता है, और दे विल ट्राई टू नॉट रिपीट इट वंस अगेन। राइट? सो ये एरियाज के बारे में जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। डन? सो ये सारे एरियाज हैं, लुक एट दिस इन डेप्थ, और ये पीडीएफ रख लेना अपने पास, और जब भी सिलेबस करोगे इसको साथ साथ में देखते रहना, सो दैट इट गिव्स यू सम काइंड ऑफ अ रोड मैप फॉर योर जर्नी। राइट? फिर कौन से एरियाज में से कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो रही है? जैसे रिकरिंग तो है ही, इट हैज बीन ऑलवेज प्रेजेंट, बट अब फोकस कहाँ जा रहा है? फोकस जा रहा है पीवीटीजीज के ऊपर, फोकस जा रहा है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, फोकस जा रहा है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट या पंचायती राइट, पंचायती
एक्ट के ऊपर, या फिर ट्राइबल हेल्थ के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, माल न्यूट्रिशन के ऊपर, डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर. सो सम ऑफ द एरियाज दैट आई हैव हाईलाइटेड ओनली बिकॉज आई हैव सीन क्वेश्चंस फ्रॉम दीज एरियाज इन द पास्ट 5 years. साफ साफ क्वेश्चन दिख रहे हैं, इसका मतलब आने वाले समय में भी ये पर्टिकुलर एरियाज को टच किया जाएगा, और काफी बेटर तरीके से आप इसको समझ के अब अच्छे से प्लान कर सकते हो, राइट? कास्ट डायनामिक्स, संस्कृताइजेशन के ऊपर सवाल आता है, कास्ट मोबिलिटी के ऊपर मैंने बताया था अभी, डोमिनेंट कास्ट, कास्ट मोबिलिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है. रिजर्वेशन के ऊपर सवाल जरूर बनेगा. अंबेडकर के थॉट्स ऑन कास्ट सिस्टम, राइट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे. कास्ट और क्लास का ओवरलैप बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा. एंड देन अगेन डोमिनेंट कास्ट यहाँ पर बड़ा फेमस बन जाता है, तो यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सो इसको भी ध्यान से देखना. लुक एट दिस. आई डोंट वांट दिस वीडियो टू बी एक्स्ट्रा लेंदी. आई जस्ट वांटेड टू बी वेरी क्रिस्प, वेरी स्वीट, सो दैट जो बात मैंने एक्चुअली वैल्यू ऐड करनी है वो वैल्यू मैं ऐड कर सकूं. कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के अंदर स्पेसिफिकली आई वांट all of you who are watching this video to specifically understand what is the difference between fifth and sixth schedule. राइट, कुछ एरियाज हमारे फिफ्थ शेड्यूल से एडमिनिस्टर हैं, कुछ सिक्स्थ शेड्यूल से एडमिनिस्टर होते हैं. तो फिफ्थ शेड्यूल में क्या प्रोविजन है, सिक्स्थ शेड्यूल में क्या प्रोविजन है, व्हाई एवरीबॉडी वांट्स टू बी अंडर द सिक्स्थ शेड्यूल. अंडरस्टैंड दैट एस्पेक्ट, हाउ इट अफेक्ट्स द ट्राइबल सिचुएशन. अंडरस्टैंड दैट एस्पेक्ट, राइट? नॉर्थ ईस्ट में जो ट्राइबल्स हैं, व्हाई आर दे हैप्पी? पीपल हु आर ट्राइबल्स एंड लिविंग इन द मिडल पोर्शन ऑफ इंडिया, छोटा नागपुर प्लेटू रीजन, व्हाई आर दे अनहैप्पी? ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, राइट? उसको प्रैक्टिकली समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है. These are the thinkers that I have mentioned: dharma versus religion, globalization, digitization. All these things are going to be very important. Now, once again, I have given you all the topics for each of the themes. तो पिछले 5 साल में ट्राइबल इश्यूज के ऊपर क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए हैं. पेशा के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, क्लाइमेट चेंज का पूछ लिया, पीवीटीजी की वेलफेयर स्कीम का पूछ लिया, माल न्यूट्रिशन का पूछ लिया. मतलब प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस किया गया है, स्टंटिंग और वेस्टिंग के ऊपर फोकस किया गया है, राइट? तो आपने अपने नोट्स को भी इसी तरीके से बनाना होगा कि थीम आइडेंटिफाई करी और थीम वाइज अपने नोट्स प्रिपेयर करके उनको आंसर करने की कोशिश करी. फिर यहाँ पर पीवीटीजी यहाँ पर भी था, पीवीटीजी इसके पिछले साल में भी था. पीवीटीजी लोगों के चैलेंजेस क्या हैं, पॉलिसीज क्या हैं, वो पीवीटीजी क्यों बने, राइट? क्या कोई ऐसी स्कीम है जो स्पेसिफिकली पीवीटीजीज के लिए बनाई गई है? वो सारे एरियाज यहाँ पर कवर होते हैं. देन फॉरेस्ट पॉलिसीज हैव ऑलवेज बीन वेरी इंटरेस्टिंग. तो ये जो आपका ब्रिटिश एरा की फॉरेस्ट पॉलिसीज हैं, वहां से लेकर जो मॉडर्न इंडिया की फॉरेस्ट पॉलिसीज हैं, वहां तक की क्रिटिसिज्म के ऊपर बहुत बार सवाल गए हैं, तो आपको अच्छे से कवर करने होंगे. देयर इज नो वे वी कैन स्किप दिस पर्टिकुलर एरिया, राइट? लैंड एलियनेशन, मैंने आपको पीछे लिखवाया था कि लैंड एलियनेशन का प्रॉब्लम है. ट्राइबल एम्पावरमेंट की जगह ट्राइबल वुमेन एम्पावरमेंट हैज बीन आस्क्ड इन 2023. सो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि वुमेन फोकस के ऊपर, अब जैसे रिसेंटली आई टेल यू वन एग्जांपल, नक्सल एरियाज के ऊपर सरकार ने बोला है कि बाय 2026 दे विल फिनिश ऑफ वॉश ऑफ नक्सलिज्म फ्रॉम द इंडियन सॉइल. After that, they have carried out some of the activities by the Indian government have been carried out. The forces, they have held some of the anti-Naxal operations. Under those operations, it has been mentioned that a lot of women have been killed. Women who were a part of Naxal movement. Now there comes a question: why women were a part of Naxal movement, right? उनका ट्राइबल इशू के साथ लिंक क्या था? क्या वुमेन कार्डर्स का नक्सल फोर्सेस के अंदर एनरोल होना ट्राइबल वुमेन सिचुएशन के बारे में कुछ बताता है या नहीं बताता? सो अंडरस्टैंड दोज एस्पेक्ट्स इन दोज एरियाज. तो आप अगर वैसे देखोगे इश्यूज को, तो आपको इन डेप्थ पता होगा, और ऐसे क्वेश्चंस को देन यू कैन आल्सो कोट इन द केस स्टडीज यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो. सो ट्राइबल अनरेस्ट, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया नॉर्थ ईस्ट में. नाउ आपने देखा ही होगा कि जो मेती वर्सेस कुकी के ऊपर इशू चल रहा था, उस मेती कुकी इशू के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया. तो ये इंटरनल सिक्योरिटी जीएस पेपर 3 का भी बन जाता है क्वेश्चन, यही पेपर एंथ्रोपोलॉजी का भी बन जाता है, राइट? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड in what aspect the examiner is thinking, so that you can also develop that kind of thinking which can eventually help you in the examination, right? तो बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझना है. I want you to specifically spend time on these areas, as once again I have informed कि ये जो PDF है ये मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी. टेलीग्राम चैनल is, I am writing down, Anthropology by Dikshant, right? This is my Telegram channel. You can go there and you can simply download this PDF and you can prepare according to this PDF. Apart from that, now anthropology का online and offline batch
is starting from 7th of July. So 7th of July, my batch is going to begin. The details of the batch can be asked if you call on this number 70870 00437. If you call on this number, the concerned team members will share all the details with you. And if you want to enroll, I think this will be the best time to begin. So 7th of July को अगर आप एक free demo भी लगाना चाहते हैं, that option will also be available for you. And don't forget to join the Telegram channel because a lot of content will be shared there by me absolutely free of cost. Done. So I hope this video was helpful, and I hope that you will give due importance to what we have discussed. आपको अच्छे से पता होना चाहिए what we have discussed in this video, and I hope it will add value to your preparation. Thank you very much for watching this video till this point. Thank you and God bless you.